और बताइए, एक बार बताइए कि स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं। हाँ, स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? जी सर। यस सर। ओके। तो हम लोग पिछले क्लास में बीटा गामा फंक्शन के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़े थे, और मेरे ख्याल से आप लोग को अगर कोई भी डाउट हुआ होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है? किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो आज हम लोग हमारा जो नया टॉपिक है उस नया टॉपिक में जाते हैं, जिसका नाम है डिराक डेल्टा फंक्शन। ठीक है, तो डिराक डेल्टा फंक्शन जो टॉपिक आपका है, इस टॉपिक का सबसे ज़्यादा यूज़ आपका कहाँ पे दिखेगा ना, जब आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, मोर स्पेसिफिकली अगर बोलूँ तो जब आप एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में डिराक डेल्टा फंक्शन का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, कहाँ पे यूज़ होता है? क्वांटम मैकेनिक्स में। तो डिराक डेल्टा फंक्शन है मैथमेटिकल टूल, बट वी आर मोस्ट लाइकली टू यूज़ दिस फंक्शन ओनली इन क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो इसका सीधा आप जो इसका एप्लीकेशन करोगे वो क्वांटम मैकेनिक्स में। ठीक है, एप्लीकेशन टू क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन आपको क्वांटम मैकेनिक्स में मिलेगा। ठीक है, तो आपको अभी जो हमारा जो कोर्स है, इस कोर्स में आपको ना क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना है ना उसको अप्लाई करना है। बस आपको इसका प्रोसेस और इसके कुछ कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में आपको जानना जरूरी है। ठीक है, प्रोसेस और प्रॉपर्टीज के बारे में आपको जानना जरूरी है, सो दैट कि आप इसको इन फ्यूचर जब क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ोगे या फिर कोई सा भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे जहाँ पे एटलीस्ट एक क्वेश्चन आपको डिराक डेल्टा फंक्शन से मिलता ही है। एटलीस्ट एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, एटलीस्ट। ठीक है, एटलीस्ट एक क्वेश्चन आपको डिराक डेल्टा फंक्शन से मिलेगा ही। और उस क्वेश्चन को ज़्यादातर केस में स्टूडेंट्स थोड़ा गलती करके आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको जो चीज़ लगता है कि यही आंसर होगा, लेकिन एक्चुअल में वैसा आंसर नहीं होता है। ठीक है, और इस गलती करने के कारण एक ही है कि हमको डिराक डेल्टा फंक्शन का प्रॉपर्टीज के बारे में ज़्यादा पता नहीं रहता है। हम लोग बस एक या दो उसका जो डेफिनेशन का जो प्रॉपर्टी, मतलब डेफिनेशन में जो प्रॉपर्टी को बताया जाता है, हम लोग बस उसी को पढ़ के जाते हैं। तो इन दैट सेंस कुछ कुछ गलतियां हो जाती है ड्यूरिंग एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। लेकिन कोई किसी भी एग्जाम में जब आपको डिराक डेल्टा फंक्शन का कुछ प्रॉब्लम दिया जाता है, दैट मीन्स यू हैव बीन गिफ्टेड विद दैट पर्टिकुलर मार्क्स। ठीक है, आपको वो मार्क्स एज अ गिफ्ट दिया जाता है, बस आप वहाँ पे सही जगह में उसको चूज करो। लेकिन ये बहुत सारे केसेस में गलती हो जाता है। इवन मैं भी एक आध बार गलती करके आया हूँ, मुझे खुद भी पता है कि मैं भी गलती किया हूँ। सो गलती नहीं करना है आप लोगों को, है ना? तो हम लोग कोशिश करेंगे कि डिराक डेल्टा फंक्शन को जितना अच्छे से हो सके उसको पढ़ा जाए। तो मेरे ख्याल से डिराक डेल्टा फंक्शन में भी आप लोगों का कुल 4-5 लेक्चर इसमें भी लगेगा। तो ये आपका आज पहला लेक्चर है, तो हम लोग इसको शुरू करेंगे। तो इसका जो बेसिकली जो आप बोल सकते हैं कि हाउ डिड इट केम टू फिजिक्स, और हाउ डज दिस पर्टिकुलर डिराक डेल्टा फंक्शन अपीयर इन आवर फिजिकल प्रॉब्लम्स व्हिच विल डील। ठीक है, डिराक डेल्टा फंक्शन को कैसे हम बोलेंगे कि डिराक डेल्टा फंक्शन हमारे क्वांटम मैकेनिक्स में और फिजिकल प्रॉब्लम में कैसे इस फंक्शन का जनरेशन हुआ। ठीक, तो बेसिकली अगर देखा जाए कि डिराक डेल्टा फंक्शन का आइडिया कहाँ से मिला हमको ना, डिराक डेल्टा फंक्शन का आइडिया हमको मैकेनिक्स में कुछ ऐसे फोर्स के ऊपर बेस होके एप्लीकेबल हुआ जिसको हम बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्सिव फोर्स मतलब, किसी को कोई आइडिया है अबाउट इम्पल्सिव फोर्स? आप लोग इम्पल्स के बारे में पढ़े होंगे, इवन आप ये क्लास 7th या 8th में भी एक टर्मिनोलॉजी आता है, इम्पल्सिव फोर्स। ठीक है, शायद आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, हम लोग देखते हैं इसको कैसे किया जाता है। इम्पल्सिव फोर्स मतलब large amount of force acting on a specific system or specific particle or any
काइंड ऑफ थिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल। ज्यादा अमाउंट का फोर्स बहुत कम समय के लिए किसी भी सिस्टम या किसी भी पार्टिकल के ऊपर अगर वो इंसिडेंट होता है तो दैट सॉर्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज इम्पल्सिव फोर्स। ठीक है, फोर्स का अमाउंट ज्यादा है और टाइम ड्यूरेशन कम है, जस्ट आया, क्लिक हुआ और चला गया, इस प्रकार से। एंड सुधीर आप क्या बोल रहे हैं? एंड द मल्टीपल ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। हाँ, यही चीज आप जो बोल रहे हैं, यही चीज आपको क्लास 7 8 में पढ़ाया जाए, 8th में था मेरे ख्याल से, जितना मुझे याद आ रहा है, जब मैं क्लास 8 में था। तो मल्टीपल ऑफ फोर्स एंड टाइम, एफ इंटू टी, है ना, इसको इम्पल्स बोला जाता है, बिल्कुल सही। तो ये चीज हम लोग बहुत पहले पढ़े हैं, तो हम लोग उसी चीज के लिए डिराक डेल्टा फंक्शन का थोड़ा इंट्रोडक्शन करेंगे। कुछ लोग हो सकता है पहले थोड़ा बहुत पढ़ चुके होंगे, और किसी किसी के लिए ये जो पूरा फंक्शन है ये थोड़ा नया लगेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं कि डिराक डेल्टा फंक्शन का आइडिया कहाँ से आया, है ना। तो इसका आइडिया कहाँ से आया कि, तो हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा, द आइडिया ऑफ a very large force, the idea of a very large force acting for a acting for a very short time, acting for a very short time। ठीक है, ऐसा टाइप का जो फोर्स है ये हमारे फिजिक्स में, और स्पेशली अगर हम बोले तो मैकेनिक्स में, है ना। मैकेनिक्स में इसका जो ऑकरिंग जो फिनोमेना, मतलब इसका ऑकरेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो हम इसको भी इस लाइन के साथ इंक्लूड कर सकते हैं कि द आइडिया ऑफ वेरी लार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन ए वेरी शॉर्ट टाइम इज ऑफ फ्रीक्वेंट यूज, इज ऑफ frequent occurrence इन मैकेनिक्स। ठीक है, हम फिजिक्स में जितना भी मतलब मैकेनिकल प्रॉब्लम्स के साथ हम डील करेंगे, उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में ये एक टर्म आता है जहाँ पे वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। ठीक है, जैसा इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है ना, जितने भी क्वांटिटीज है, ठीक है, किस प्रकार के क्वांटिटीज ना, क्वांटिटीज इन्वॉल्विंग, किस प्रकार का क्वांटिटी इसमें इन्वॉल्व होगा ना, जिसमें इनफाइनाइटली हाई, ठीक है, इनफाइनाइटली हाई, इनफाइनाइटली थिन। ठीक, ओके, क्रिकेट मैच, बॉल हिटिंग बाय बैट, बिल्कुल सही। क्रिकेट मैच में जब हम देखते हैं सबसे सुंदर एग्जाम्पल वही है कि जब गेंद आके बल्ले पे लगता है ना। तो आप क्या करते हैं, बैट घुमाते हैं और बॉल तुरंत बाउंड्री के बाहर, बिल्कुल सही एग्जाम्पल है सुधीर। और ये शायद ये एग्जाम्पल भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, सो कुछ क्वांटिटीज ऐसे हैं जिसमें इनफाइनाइटली हाई, इनफाइनाइटली थिन स्पाइक, थिन स्पाइक। ठीक है, जैसे कि जैसे अभी ये एक एग्जांपल जैसे सुधीर अभी बताया कि बॉल हिटिंग, क्रिकेट बॉल हिटिंग बाय बैट, बिल्कुल सही एग्जांपल है। अ, एक और एग्जांपल हम क्या से बोल सकते हैं, जैसे हम लोग अगर फिजिक्स के लैंग्वेज में बोले कि चार्ज डेंसिटी ऑफ ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, अगर हम ऐसा बोलें कि चार्ज डेंसिटी ऑफ ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज का चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे हम ये दोनों टर्मिनोलॉजी को किस प्रकार से अगर हम कंपेयर करें ना, चूंकि देखो बोला जा रहा है ए पॉइंट चार्ज मतलब जिसका एग्जिस्टेंस जो रहेगा, उसका एग्जिस्टेंस का जो डायमेंशन है दैट विल बी वेरी स्मॉल। बट अगर डायमेंशन अगर स्मॉल हो जाता है तो उसका जो डेंसिटी, मतलब टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज डिवाइड बाय उसका जो वॉल्यूम होगा, सो दैट विल बी वेरी हाई। इन दैट सेंस हम ये बोल सकते हैं कि चार्ज डेंसिटी विल बी वेरी हाई एंड द पॉइंट चार्ज इज वेरी थिन। ठीक है, ये जो दोनों कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन जब
इस प्रकार से सेटिस्फाइड होगा। इवन आप लोग जो अगले सेमेस्टर में, मतलब जो फोर्थ सेमेस्टर में जो लोग पढ़ोगे, न्यूक्लियर फोर्सेस पढ़ोगे, उस न्यूक्लियर फोर्स का भी एक एग्जाम, वो भी एक आपका, हम उसको एक डेल्टा फंक्शन की तरह उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। जब आप उसको पढ़ोगे तो आप लोग को और क्लियर हो जाएगा, उसके बारे में अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो इस प्रकार के कोई क्वांटिटीज जिसमें ये बोला जा रहा है कि इनफाइनाइटली हाई और इनफाइनाइटली थिन दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड होगा। तो अगर हम किसी भी चीजों को अगर कुछ इस प्रकार से अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, कैसा बोला जा रहा है, हम लोग इस प्रकार से देखेंगे भी, ठीक है, बाद में हम देखेंगे कि किस प्रकार से बोला जा रहा है। तो इनफाइनाइटली हाई, ठीक है, इनफाइनाइटली हाई मतलब ये कंटिन्यूअसली आगे एकदम इनफाइनाइट तक एक्सटेंडेड है। और इनफाइनाइटली थिन, थिन इन द सेंस कि ये यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे एक लाइन खींचा हूँ, ये जैसे कि मैं अभी इसको देखो रेट में से खींच रहा हूँ, ये जो लाइन में यहाँ पे खींच रहा हूँ, ठीक है, इसका जो विड्थ होगा, ये विड्थ क्या होगा, विड्थ, ऐसा ये जो विड्थ है, ये विड्थ का वैल्यू बोला जा रहा है इनफाइनाइटली थिन, मतलब दैट विड्थ विल बी 10 to 0, है ना, विड्थ का जो वैल्यू हो जाएगा वो बहुत कम हो जाएगा, इनफाइनाइटली थिन, इसका मतलब है विड्थ जो होगा वो 10 to 0 हो जाएगा। तो ये जो गैप है, मतलब जो यहाँ पे जो इनफाइनाइटली हाई हम बोल रहे हैं और इनफाइनाइटली थिन, ये दोनों के कंडीशन में क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली हाई और इनफाइनाइटली थिन, ये दोनों कंडीशन जब किसी भी चीज को जब वो रिप्रेजेंट करेगा तो दैट विल करस्पॉन्ड टू अ डिराक डेल्टा फंक्शन। ठीक है, डिराक डेल्टा फंक्शन। तो हम इसका डेफिनेशन भी देखेंगे आगे, कुछ इस प्रकार का ही आपको डायग्राम में बनाना पड़ेगा, हम लोग पढ़ेंगे इन चीजों को। क्लियर है सबको? आगे बढ़ता हूं मैं, आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक। तो देखो, जब आप बेसिकली हम लोग अभी शुरू करेंगे वन डायमेंशनल डिराक डेल्टा फंक्शन से, और फिर हम इसका ही जनरल मतलब देखेंगे कि इसका जनरलाइज्ड केस, मतलब जो आपका थ्री डायमेंशनल केस होगा फॉर आर के करस्पॉन्डिंग, है ना, जब आप लोग पढ़े होंगे कि आर एक वेक्टर क्वांटिटी आर इज इक्वल टू सम एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये चीज आप लोग पढ़े होंगे, है ना, कुछ दिन बाद इन चीजों को फिर से पढ़ोगे जब आपको वेक्टर कैलकुलस पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले पर्टिकुलर एक डायमेंशन चूज करेंगे, और उस डायमेंशन मतलब ये सिर्फ हम पहले एक्स डायरेक्शन को लेकर देखेंगे, और बाद में इसका एक जनरलाइज्ड फॉर्म इन टर्म्स ऑफ आर भी चूज करेंगे, एक्सक्लूडिंग दीज यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ एक्स या फिर वाई और जेड इस टर्मिनोलॉजी को देख लेके के आगे बढ़ेंगे और अल्टीमेटली आर पे पहुंचेंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? जितने भी टर्म्स टर्म्स हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे वेक्टर साइन हम लोग यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो देखो हम डिराक डेल्टा फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे ना, डिराक डेल्टा सबसे पहले तो इसका नोटेशन कैसे होता है ना, डिराक डेल्टा फंक्शन का जो नोटेशन है, मतलब कैसे इसको डिनोट किया जाता है, दिस इज नोटेड बाय दिस टाइप ऑफ सिंबल, डेल्टा एक्स। ठीक है, डेल्टा एक्स ऐसे इसको डिनोट किया जाता है। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं ना, द डिराक डेल्टा फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज अ सिंगुलर फंक्शन। किस प्रकार से डिफाइन किया जाएगा ना, एज ए सिंगुलर फंक्शन, एज ए सिंगुलर फंक्शन। ठीक है, इस प्रकार का सिंगुलर फंक्शन ना, which vanishes everywhere, which vanishes, which vanishes uh, okay, which vanishes everywhere except at, except at some x equal to 0। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अच्छा, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे लिखा हूँ ना, इसको हम एक एज ए सिंगुलर फंक्शन की तरह डिफाइन कर सकते हैं। तो एनीवन क्या कोई मुझे बताएगा कि व्हाट इज अ सिंगुलर फंक्शन? आप लोग पढ़े होंगे सिंगुलर फंक्शन, स्पेशली जो लोग पीजी में हैं, पीजी थर्ड सेम या पीजी फर्स्ट सेम, आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी लोग बीएससी में भी शायद पढ़े होंगे, आप लोग कॉची रीमैन इक्वेशन वगैरह पढ़े होंगे पार्ट 3 में, है ना, तो कोई मुझे बताएगा? लव पटेल, ममता, सुधीर,
अविनाश, आरती, आप लोग सिंगुलर फंक्शन पढ़े होगे ना? सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलरिटी, बीएससी पार्ट 3 में था। ओके, अविनाश सिंह, वो पता नहीं है। ओके, कोई बात नहीं है, इसके साथ हमारा ज्यादा कुछ संबंध है नहीं। बट एटलीस्ट इसका एक बेसिक आइडिया अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात हो जाती है कि सिंगुलरिटी हम कब बोलते हैं ना, कोई किसी भी फंक्शन को हम सिंगुलरिटी कब बोल, उसको मतलब एज ए सिंगुलरिटी का टर्मिनोलॉजी कब आता है, जब एक फंक्शन को हम डिफरेंट मतलब इफ ए फंक्शन कैन बी डिफरेंशिएबल, if a function is differentiable except at some finite number of points in a particular region। ठीक है, और उस पर्टिकुलर वो सारे पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर पॉइंट बोला जाता है। आप लोग इसको पढ़ोगे और जो पार्ट 3 में आने वाले हैं वो भी पढ़ेंगे, और जो लोग आ चुके हैं वो लोग भी पढ़ेंगे। ऐसा कोई आपको एक रीजन दिया जाता है, रीजन को आर या डी से डिफाइन किया जाता है, आर या फिर डी से डिफाइन किया जाता है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिया जाता है और क्या बोला जाता है, ये जो एक सपोज यहाँ पे एक फंक्शन एक जेड करके एक पॉइंट है, और जो फंक्शन है दैट इज गिवन बाय एफ ऑफ जेड। ठीक, तो एक फंक्शन को क्या होता है कि दिस फंक्शन, दिस पर्टिकुलर फंक्शन, इफ इट इज डिफरेंशिएबल, इफ इट इज डिफरेंशिएबल, if it is differentiable except at some finite number of points in a domain। ठीक है, except at some finite number of points, तो in that particular points are known as singular points। ठीक है, ये सब चीज आप लोग पढ़े होंगे। और इस डिफरेंशिएबल ये जो टर्मिनोलॉजी है, इस टर्म को भी आप लोग 12th में भी पढ़े होंगे कि किसी फंक्शन का अगर हम डिफरेंशिएशन निकालना चाहते हैं, सपोज एफ डैश एट जेड इक्वल टू 0, दिस इज गिवन बाय लिमिट z टेंस टू z0, और फिर क्या निकालते हैं हम लोग, एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ z0 डिवाइडेड बाय z माइनस z0। ऐसा एक आपका आप लोग एक डिफरेंशिए मतलब डेफिनेशन पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन का, है ना। एफ डैश z0, इसका मतलब ही है कि दिस इज नथिंग बट डेल एफ अपॉन डेल जेड, है ना, डेल एफ अपॉन डेल जेड एट z इक्वल टू z0। ये चीजें आप लोग पढ़े होंगे पहले, अगर अभी याद नहीं आ रहा होगा, सो दैट इज नॉट सो मच ऑफ इम्पोर्टेंस। लेकिन ये जो सिंगुलर फंक्शन जैसे कि एक क्या है कि आपके पास उस पर्टिकुलर कुछ पॉइंट्स को छोड़ के आप सारे जगह में उसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएबल, दैट पर्टिकुलर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, लेकिन उनमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर पॉइंट्स। उन पर्टिकुलर पॉइंट्स में आपके लिए क्या हो जाता है ना, वो सारे पॉइंट्स में आप फंक्शन को डिफाइन नहीं कर पाते, ना ही मतलब नॉन डिफरेंशिएबल, है ना, नॉन डिफरेंशिएबल उस पर्टिकुलर जितने भी पॉइंट्स है, और उस सारे पॉइंट्स को हम बोलते हैं सिंगुलर पॉइंट्स। सिमिलरली यहाँ पे भी जब आप डिराक डेल्टा फंक्शन को हम लोग जो पढ़ रहे हैं, और आगे भी जो जब हम देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, जो एक पॉइंट ऐसा है जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे ही आपको डिराक डेल्टा फंक्शन का वैल्यू मिलेगा, और उस पर्टिकुलर पॉइंट को छोड़ के बाकी सारी जगह में उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। आप डिराक डेल्टा फंक्शन का और उस टर्म के साथ जितने भी सारे चीज रिलेटेड होंगे, सारे चीजों का वैल्यू वो डिमिनिश कर देगा, वहां से सारे फंक्शंस का वैल्यू हट जाएगा। सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह में ही आपको डिराक डेल्टा फंक्शन वैल्यू प्रोवाइड करेगा, जहां पे डिराक डेल्टा फंक्शन क्या है, वैलिड है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर फंक्शन या सिंगुलर पॉइंट, ये दोनों टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, सिंगुलर पॉइंट, ठीक है, सिंगुलर पॉइंट या सिंगुलर सिंगुलर फंक्शन, जो भी चीज बोला जा रहा है। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि किसी फंक्शन को जब हम पढ़ते थे कि डिफरेंशिएबल होगा, है ना, या आप लोग पढ़े होंगे ना लिमिट एंड कंटिन्यूटी, एक चैप्टर था 11th या 12th में जब आप लोग डिफरेंशिएशन यस पढ़ सर। रहे थे, तो उसी टर्मिनोलॉजी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। तो एक पर्टिकुलर कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां पे आपके लिए उस फंक्शन को डिफाइन करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, और वो सारे पॉइंट्स आपके लिए क्या हो जाएंगे, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट, या जिसको हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, तो सिमिलरली आप यहाँ पे उसी टर्मिनोलॉजी को यूज करके हम यहाँ पे देखेंगे कि एक पर्टिकुलर पॉइंट आपको ऐसे दिखेगा, और पर्टिकुलर बोल सकते हैं कि इंटरवल, है ना, जहां पे आपको डिराक डेल्टा फंक्शन वैलिड दिखेगा। एल्सवेयर मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट को छोड़ के बाकी सारी जगह में आपको क्या मिलेगा, वैल्यू 0 मिलेगा।
क्लियर है सबको? क्लियर है? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। आ, तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो डिराक डेल्टा फंक्शन है इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, है ना। ना डिराक डेल्टा फंक्शन इज डिफाइंड एज, इसको देखो कैसे लिखा जाता है ना। डिराक डेल्टा फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज, अब इसको कैसे डिफाइन किया जाता है ना, इसको डिफाइन करने का हमारे पास दो, ऐसा इसका मतलब आप बाय डेफिनेशन बोल सकते हैं। क्या है? नंबर वन, डेल एक्स दिस इज इक्वल टू जीरो, कौन से केस में? फॉर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। दूसरा केस, डेल एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, कौन से केस में? फॉर एक्स इक्वल टू जीरो। क्लियर है सबको? डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, और डेल एक्स का वैल्यू नॉन जीरो कब होगा? जब एक्स का वैल्यू जीरो के बराबर होगा। क्लियर है? और जो दूसरा इसका मतलब इसको ये डिराक डेल्टा फंक्शन का जो डेफिनेशन है उसमें क्या बोला जाता है ना, एक गिवन इंटरवल, और वो इंटरवल क्या है? माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, ये टोटल रेंज में डेल एक्स डी एक्स इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? वन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो दीज टू आर द डेफिनेशन प्रॉपर्टीज ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन। ठीक है, ये बोल सकते हैं कि डेफिनेशन में दो प्रॉपर्टी इस डिराक डेल्टा फंक्शन के साथ एसोसिएटेड है। ठीक, तो अगर जो ये जो दोनों आपका डेफिनेशन लिखा गया है, ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम इसका थोड़ा ग्राफिकल वे में अगर रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा। सपोज दिस वाई एक्सिस और जो वर्टिकल एक्सिस है दिस इज गिवन बाय डेल्टा एक्स, है ना, दिस इज द एक्सिस ऑफ डेल्टा एक्स एंड दिस इज प्लस एक्स इन दिस डायरेक्शन, दिस इज माइनस एक्स डायरेक्शन। ठीक है, इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं, दिस इज माइनस एक्स डायरेक्शन। ओके, सो डिराक डेल्टा फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि दिस टर्मिनल दिस कैन बी डिफाइंड एज लाइक दिस। ठीक है, ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे ठीक से नहीं बना पा रहा हूँ, ये मोटा हो गया थोड़ा सा। ओके, सो और ये कैसा हो जाएगा ना, देखो जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बोला गया है इनफाइनाइटली हाई, मतलब ये जो हाइट जो अभी जो यहाँ जो कि अभी फिलहाल यहाँ तक दिखाया जा रहा है, इस ये जो हाइट को जो ऐसे दिखाया जा रहा है, दिस हाइट टेंड विल बी टेंडिंग टू इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइटली हाई, और ये जो विड्थ है, दिस विड्थ इज इनफाइनाइटली थ्रू। ठीक है, एकदम जीरो के नजदीक आ जाएगा। तो कैसा बन जाएगा? एक लाइन की तरह, ऑलमोस्ट एक लाइन की तरह बन जाएगा। ठीक, जो डायग्राम अभी मैं यहाँ पे बनाया हूँ और डिफरेंट डिराक डेल्टा फंक्शन का जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग आपका ये जो डायग्राम बनाया गया है, ये डायग्राम कुछ इस प्रकार से एक्चुअल में आपको मिलना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं जो कि जिसके का ऐसा कुछ, मतलब ये जो यहाँ पे जो डेल्टा एक्सिस ये जो खींचा गया है, यहीं पे वो क्या होना चाहिए? सुपरपोज हो जाना चाहिए। सुपरपोजिशन समझते हैं आप लोग? सुपरपोजिशन समझते हैं? ओके, सुपरपोजिशन का मतलब, ठीक सुधीर, ओके, सुपरपोजिशन का मतलब क्या हो जाएगा? जब आप ये बोल सकते हैं कि दोनों चीजें एक ही साथ एक पर्टिकुलर जगह में आके मिल जाएं। अगर आप इस डायग्राम को देखोगे, मैं एकदम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया, क्या है देखो, ये जो आपका यहाँ पे जो चीज मैं अभी यहाँ पे जो बता रहा था, यहाँ पे जो आपको गैप दिख रहा है ना, एक्चुअल में ऐसा गैप नहीं होना चाहिए बाय डेफिनेशन। तो ये जो गैप एक्चुअल में जो नहीं होना चाहिए, अगर गैप नहीं होता है, दैट मीन्स दिस विल
ओवरलैप, और क्या होना चाहिए, ये जो डेल्टा एक्स जो एक्सिस है, इस एक्सिस के ऊपर ही इस ये जो लाइन जो मैं रेड पेन से यहाँ पे खींचा था, ये रेड पेन और ये जो लाइन है रेड लाइन, दिस विल ओवरलैप ऑन द ब्लैक लाइन, है ना। इस वर्टिकल एक्सिस में ही इस लाइन को होना चाहिए। तो दिस उसी को ही मैं यहाँ पे बनाया हूँ, ठीक है। और इसी कारण से इसी कारण से डिराक डेल्टा फंक्शन का एक और नाम भी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइक फंक्शन, ठीक है। क्या बोला जाता है, स्पाइक फंक्शन, ठीक। स्पाइक फंक्शन, स्पाइक फंक्शन, या फिर एक और नाम जैसे कि हम शुरू में भी पढ़े हैं, क्या नाम पढ़े, इम्पल्स फंक्शन, इम्पल्स फंक्शन। और एक नाम तो और पहले से ही है, डिराक डेल्टा फंक्शन, ठीक है। तो ये सब एक ही चीज का दो तीन प्रकार का नाम है, तो ये सब नाम भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है सबको? ओके, एक बार देख लिया जाए कौन कौन है। कुछ कुछ स्टूडेंट्स निकल गए हैं, मैं देखा अभी। ओके, ठीक, ठीक है, मैं आगे बढ़ूँ अब। यस सर। आगे बढ़ूँ, यस सर। यस सर। ठीक, ठीक। ओके, आप लोग थोड़ा रिस्पॉन्स करते रहिए, है ना। क्या है कि कभी कभार लगता है कि शायद नेटवर्क का इशू हो गया है, कि मैं ही यहाँ पे अकेले गिड़गिड़ा रहा हूँ, इस प्रकार का लग जाता है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सभी को एटलीस्ट ये चीज दिमाग में हो जाना चाहिए, ये जो दोनों पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपके दिमाग में हमेशा हो जाना चाहिए कि डेल्टा एक्स का वैल्यू फॉर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो पे क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू जीरो, और एक्स इक्वल टू जीरो पे इसका एक वैल्यू आपको मिलेगा, एंड दैट विल बी नॉन जीरो वैल्यू, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं इस चीज को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लूंगा कि जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो लिखा गया है, देखो, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो लिखा गया है और ग्राफ लिखा गया है, ग्राफ को जो यहाँ पे बनाया गया है, इन दोनों को आप देखो एक साथ, कि फॉर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, जब एक्स का वैल्यू जीरो के बराबर, मतलब दिस पॉइंट एक्स इक्वल टू जीरो, ये जो पॉइंट है एक्स इक्वल टू जीरो, इस पॉइंट को अगर इस पॉइंट को छोड़ के बाकी जितने भी पॉइंट है, उन सारे पॉइंट के लिए और उन सारी जगह में क्या हो जाएगा, डेल्टा फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब डिराक डेल्टा फंक्शन का वैल्यू क्या है, जीरो है। इसीलिए देखो, जो यहाँ पे स्पाइक बनाया गया है, ये कौन से रीजन में है, जीरो के रीजन में है। बाकी सारे जगह में देखो ऐसा कोई भी स्पाइक नहीं बनाया गया है, ठीक है। सो और दूसरा फंक्शन जो है एक्स इक्वल टू जीरो पे आपको क्या मिलेगा, एक नॉन जीरो वैल्यू मिलेगा। इसलिए देखो एक्स इक्वल टू जीरो पे आपको डेल्टा एक्स का कुछ वैल्यू मिल रहा है, जो कि नॉन जीरो वैल्यू है। क्लियर है? यस सर। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये डायग्राम भी उसी चीज को ही रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक। अच्छा, और जो दूसरा प्रॉपर्टी जो यहाँ पे लिखा गया है, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट डेल एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू वन, ये क्या है ना, जब आप माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, ये जो रेंज है, ये रेंज एक्चुअल में किसके ऊपर डिफाइन होगा, ये रेंज एक्स के ऊपर। तो माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, ये टोटल रेंज में जब आप ये डिराक डेल्टा फंक्शन प्रोवाइड यू द वैल्यू वन, मतलब ये क्या बोला जा रहा है कि पूरा इनफाइनाइट तक आप इसको एक्सटेंड करो, तो अल्टीमेटली आपको, जो लोग क्वांटम मैकेनिक्स थोड़ा सा पढ़े होंगे, वो लोग बता सकते हैं कि ये चीजों को हम क्या बोल सकते हैं, कि अगर किसी भी फंक्शन को हम लोग माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट रेंज में, अगर उसका सम इंटीग्रल वैल्यू अगर वन होता है, तो हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दैट पर्टिकुलर पार्टिकल और पर्टिकुलर सिस्टम इन द गिवन रीजियन इज गिवन बाय वन, है ना। मतलब एक स्पेसिफाइड रीजन में इस फंक्शन का वैल्यू आपको अल्टीमेटली वन ही मिलेगा, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स जो लोग पढ़े हैं पहले, उन लोग इस चीजों को थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे ये टर्म्स के साथ। क्लियर है? आगे बढ़ता यस हूं सर। मैं अब, है ना, थोड़ा सा अब आगे बढ़ा जाए।
ठीक है, आगे बढ़ा जाए थोड़ा सा। ओके। ठीक। तो अब यहाँ पे एक छोटा सा आपका ये बोल सकते हैं कि मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, मतलब मैथमेटिकल सेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, इन सेंस ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के सेंस के अकॉर्डिंग डिराक डेल्टा फंक्शन इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, मैथमेटिकल सेंस के अकॉर्डिंग डिराक डेल्टा फंक्शन कोई फंक्शन ही नहीं है। क्यों नहीं है ना? मैथमेटिकल सेंस के अकॉर्डिंग, मतलब मैथमेटिक्स का जो फंडामेंटल्स है, उस फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग कि फंक्शन कोई ऐसा होना चाहिए, है ना। एक फंक्शन को हम मतलब एज ए उसको डिफाइन तभी कर पाते हैं जब वो फंक्शन क्या करता है कि दैट प्रोवाइड्स अ डेफिनेट वैल्यू फॉर पॉइंट्स। ठीक है, फंक्शन क्या होना चाहिए ना, एक डेफिनेट वैल्यू प्रोवाइड करना चाहिए, डेफिनेट वैल्यू प्रोवाइड करना चाहिए फॉर सम स्पेसिफिक पॉइंट्स इन सम रीजियन आर। ठीक है, इन रीजियन आर, ये मैथमेटिक्स कहता है, फिजिक्स नहीं। ये मैथमेटिकल का जो मैथमेटिक्स एक प्रॉपर फंक्शन तभी बोलेंगे जब वो सर्टेन और डेफिनेट वैल्यू प्रोवाइड करेगा एक पर्टिकुलर गिवन रीजन पे, चाहे वो -f टू प्लस हो या -t2 + t, कोई सा भी एक पर्टिकुलर रीजन में स्पेसिफाइड पॉइंट पे उस फंक्शन का डेफिनेट वैल्यू देना चाहिए, ऐसा मैथमेटिक्स कहता है। लेकिन चूंकि हमारा जो डिराक डेल्टा फंक्शन है, इसका सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है कि वो सिर्फ अपना ऑरिजिन पे ही वैल्यू देगा, है ना। वो सिर्फ अपना ऑरिजिन पे ही वैल्यू देगा कि जब एक्स का वैल्यू 0 के बराबर होगा तभी ये एक नॉन जीरो वैल्यू प्रोवाइड करेगा, मतलब एक सर्टेन डेफिनेट वैल्यू आपको वो प्रोवाइड करेगा। ये इसका सिर्फ एक ही कंडीशन है, बाकी सारी जगह में ये डायरेक्टली जीरो वैल्यू प्रोवाइड करेगा। डेल्टा एक्स जब 0 के बराबर नहीं होता है, हर एक जगह में ये जीरो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है एक्सेप्ट एट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैथमेटिकल सेंस के साथ रियल डेल्टा फंक्शन का एक छोटा सा क्लैश आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस क्लैश के कारण हम क्या ये जो रियल डेल्टा फंक्शन है, इसको क्या बोला जाता है? इम्प्रॉपर फंक्शन। ठीक है, और फंक्शन, ठीक है, इसको इम्प्रॉपर फंक्शन क्यों बोला जाता है, समझ में आया क्यों बोला जाता है इम्प्रॉपर फंक्शन? अगर एक प्रॉपर फंक्शन होता तो एक गिवन रीजन पे किसी भी पॉइंट पे वो डेफिनेट वैल्यू प्रोवाइड करता। ठीक है, लेकिन चूंकि आपका जो डिराक डेल्टा फंक्शन का प्रॉपर्टी है वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे वो वैल्यू को प्रोवाइड करता है, मतलब जो आप सिंगुलर पॉइंट के साथ उसको आप मतलब एनालॉजी लगा सकते हैं। सो इन दैट सेंस इसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फंक्शन बोलते हैं। क्लियर है सबको? यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। तो डिराक डेल्टा फंक्शन का ये जो डेफिनेशन का जो दोनों प्रॉपर्टी आपको दिखा है, ये दोनों प्रॉपर्टी अब एक्चुअल में सिर्फ क्या प्रॉपर्टीज के साथ ही ये खत्म होता है कि इसके साथ हम किसी फंक्शन को भी इंक्लूड कर सकते हैं? तो ऑब्वियसली जब हम डिराक डेल्टा फंक्शन का जब हम स्टडी करते हैं तो हम डिराक डेल्टा फंक्शन का अल्टीमेट यूज कहाँ पे होता है ना, दिस इट इज यूज्ड विथ सम फंक्शन। ठीक है, कोई फंक्शन के साथ ही हम इस पर्टिकुलर डिराक डेल्टा फंक्शन का प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नॉट ठीक। तो जो आपका डिराक डेल्टा फंक्शन है, ये डिराक डेल्टा फंक्शन क्या कर रहा है आपको ना, जब आप किसी फंक्शन के साथ आप इसको अटैच करोगे और किसी फंक्शन के साथ आप डिराक डेल्टा फंक्शन का प्रॉपर्टी को यूज करोगे, दैट मीन्स कि ये आपको एक पर्टिकुलर फंक्शन, और ये जो मैं बोल रहा हूँ पर्टिकुलर फंक्शन, सो वो पर्टिकुलर फंक्शन अगर हम एफ एक्स से डिनोट करेंगे तो वो
फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस। ठीक है, ये एक बहुत मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डेल्टा फंक्शन के साथ और डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के साथ जो फंक्शन को हम जिस फंक्शन के साथ ये डेल्टा फंक्शन एसोसिएट होगा, ये फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म है कि फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस इन ऑर्डर। ठीक है, सो जब आप किसी फंक्शन के साथ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का जब आप इस्तेमाल करना चाहोगे, तो उस केस में क्या होता है ना, ये एक इंटीग्रेशन करने का या प्रोडक्ट को सॉल्व करने का एक रूल आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, आपको एक रूल मतलब एक नियम देता है कि हाँ, अगर फंक्शन एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स डी एक्स अगर आप इस तो इसका वैल्यू कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, सो डेल्टा फंक्शन विल प्रोवाइड अ रूल। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि डेल्टा एक्स विल प्रोवाइड डेल्टा एक्स विल प्रोवाइड ए रूल rate product क्यों ना multiplied है, so this is a product. Okay, so delta x will provide a rule to integrate its product with a continuous function से एफ एक्स। ठीक है, फंक्शन को हम अगर मान लेते हैं कि एफ एक्स, तो एफ एक्स के साथ डेल्टा एक्स का ये जो प्रॉपर्टी मतलब जब मल्टीप्लीकेशन होगा, मतलब जब आप इसका इधर आप डिफरेंशिएट करो और इंटीग्रेट करो, देगा कि आप हाँ डेल्टा एक्स इंटू एफ एक्स इसका कुछ वैल्यू आपको मिलेगा कि नहीं। ठीक है, सो इन दैट सेंस जब आप डेल्टा फंक्शन को इंट्रोड्यूस करते हैं कहाँ पे, किसी भी फंक्शन के साथ, तो उस केस में आपको क्या मिलेगा कि अगर आपके पास डेल्टा फंक्शन कुछ इस प्रकार का दिया गया है कि आपको एक इंटीग्रेशन दिया गया फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एफ एक्स, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए। ठीक है, ये हमको ढूंढना पड़ता है कि जो भी आपको फंक्शन आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं किया जाता है। ठीक, तो चूंकि आप डेल्टा फंक्शन का जो प्रॉपर्टी पढ़े हैं उस प्रॉपर्टी में आपको क्या दिखा था कि डेल्टा फंक्शन का वैल्यू एक नॉन जीरो वैल्यू कब मिलेगा, जब एक्स इक्वल टू जीरो होता है। ठीक, ये प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हैं। और जीरो कब होगा, जब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक, ये प्रॉपर्टी आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके क्या हम ये फंक्शन का और सिंपली ये जो इंटीग्रल आई लिख रहा हूं मैं, इस इंटीग्रल का वैल्यू, ओके सुधीर आई विल आंसर योर क्वेश्चन कि एफ एक्स और डेल्टा एक्स ये इन दोनों के साथ क्या मैं यहाँ पे डेल्टा फंक्शन का वैल्यू यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, सुधीर आपका क्वेश्चन का मैं आंसर दे रहा हूँ, अभी पहले इसको बता दीजिए, क्या मैं यहाँ पे इसको यूज कर सकता हूँ। सभी से पूछ रहा हूँ, क्या इसको यूज कर सकता हूँ। यस सर, कर देखिए सकते बहुत हैं। इंटरेस्टिंग मतलब आपका ये चैप्टर है, कैसे यूज करेंगे थोड़ा क्या आप बता सकते हैं। सर जैसे कि x इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कम हो सकता मैं है आपकी x की सुविधा के वैल्यू लिए या यहाँ ज्यादा पे हो सकती है, तो उसका ग्राफ को भी खींच देता हूँ। ओके, देखिए ये आपका डेल्टा एक्स इधर है और ये आपका एक्स है ना। तो जब आप देखिए फंक्शन के साथ डेल्टा एक्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है, अब आप कोई सा भी फंक्शन आप उठा लीजिए, सपोज वो फंक्शन का वैल्यू कुछ वो फंक्शन को जब आप ग्राफिकली प्लॉट कर रहे हैं, सपोज जो फंक्शन कुछ इस प्रकार का दिख रहा है। ओके, मैं इसको एक बार दूसरे कलर से दिखाता हूँ। सपोज कोई फंक्शन आपके पास ऐसा है। ठीक है, फंक्शन का ग्राफ इस प्रकार से बन ही सकता है ना, ये कुछ पैराबोला टाइप बन गया। ओके, सो कोई से भी सो दैट पर्टिकुलर फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय द डिराक डेल्टा फंक्शन। ठीक है,
उस पर्टिकुलर फंक्शन जो एफ एक्स के साथ आप डेल्टा फंक्शन का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है ना, आपके पास एक ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार का है, फंक्शन दिया गया है, उसके साथ आप डेल्टा फंक्शन को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो कहाँ पे दिखाना चाहिए, रिजल्ट का जो रीजन होगा वो कहाँ पे होगा, ये पर्टिकुलर इस रीजन में होना चाहिए, जहां तक ये फंक्शन मतलब डेल्टा फंक्शन और आपके पास जो गिवन कोई सा भी फंक्शन एफ एक्स है, ये दोनों एक पर्टिकुलर रीजन को कवर करता है, ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा, अगर ऐसा आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो मैं इस ग्राफ को थोड़ा और अच्छे से बना लेता हूँ। कैसा ना, सपोज कि आपके पास ये आपका डेल्टा फंक्शन हो गया, ठीक है, और मैं आपको यहाँ पे कुछ फंक्शन ऐसा दिया हूँ जिस फंक्शन का वैल्यू कुछ इस प्रकार का होगा, मतलब उसका ग्राफिकल नेचर कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, तो अब आप लोग बताइए कि आपके पास अभी जो रिजल्टेंट जो मिलना चाहिए, ये रिजल्टेंट कहाँ पे दिखाना चाहिए ग्राफिकली, ये फंक्शन के साथ ये वाला फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कॉमन वाला रीजन कौन सा है, ये रीजन कॉमन है। सो जो मल्टीप्लीकेशन होगा, ये मल्टीप्लीकेशन कौन सा वैल्यू, कौन सा रीजन का वैल्यू प्रोवाइड करेगा, ये पर्टिकुलर यही रीजन का। क्लियर है, दोनों फंक्शन का जब आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो तो जो कॉमन जो टर्म्स है, सिर्फ वही कॉमन रीजन को ही ये इंक्लूड करेगा, बाकी किसी भी जगह को वो इंक्लूड नहीं करेगा। आप लोग जैसे कि सेट थ्योरी में आप लोग पढ़े होंगे, यूनियन इंटरसेक्शन ये सब चीज पढ़े थे ना, ये कुछ उसी प्रकार का यस है। सर। डेल्टा फंक्शन आपका एक स्पाइक फंक्शन को डिनोट कर रहा है ना, उसका काम है सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट एक्स इक्वल टू जीरो पे वैल्यू प्रोवाइड करना। ठीक है, तो डेल्टा फंक्शन आपको क्या कर रहा है, ये एक जगह में ही आपको वैल्यू को दे रहा है। ठीक है, अब इसके साथ आप एक दूसरा फंक्शन लगा दिए जो कि मान लो ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो दोनों कवर हो रहा है, बाकी कोई सा भी रीजन को आप कवर हो रहा है, सो एप्लीकेशन होगा, सो दैट विल प्रोवाइड द वैल्यू फॉर विच द एरिया कवर्ड बाय बोथ द फंक्शन इन कॉमन। दोनों फंक्शन एक साथ जो एरिया को कवर कर रहा है, जो एरिया को कवर करेगा वही होगा आपका रिजल्टेंट वैल्यू। अब डेल्टा फंक्शन का जो प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए ना, डेल्टा एक्स एक नॉन जीरो वैल्यू देगा, मतलब ये वाला वैल्यू नॉन जीरो वैल्यू, मतलब ये वाला वैल्यू, और ये वैल्यू कब देता है, जब एक्स इक्वल टू जीरो होता है। सो आपके पास जो इंटरवल दिया गया था माइनस एफ टू प्लस इनफाइनाइट एफ एक्स डेल्टा एक्स डी एक्स, व्हाट विल बी द वैल्यू ना, ये वैल्यू कब प्रोवाइड होगा, जब एक्स का वैल्यू जीरो के जीरो बराबर हो। होगा। तो एक्स का वैल्यू जब जीरो के बराबर होगा तो माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, ये जो आपका पूरा, और बिल्कुल सही है ना, ये जो एफ एक्स डेल्टा एक्स डी एक्स, ये जो पूरा चीजों को जब आप कवर करेंगे एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा, एफ ऑफ जीरो। तो गिवन फंक्शन का वैल्यू जब एफ इक्वल टू जीरो रहेगा, मतलब एट एक्स इक्वल टू जीरो, दैट विल बी द रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। क्लियर है, आप लोगों को लग रहा होगा कि सर एक ही बात को तब से 5 मिनट से उसी बात को बार बार बोल रहे हैं, लेकिन जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हम लोग बार बार यहीं पे आके गलती कर देते हैं, इसी जगह में आके, और हम लोग का पूरा मार्क्स कट जाता है, गलत चीज हो जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ सबको, क्लियर हुआ, यस सर। प्लीज रिस्पॉन्स कीजिए आप लोग। ओके, अब सुधीर एक क्वेश्चन पूछा है, सर व्हाई एंड हाउ वी ऐड अ डेल्टा फंक्शन विद कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, तो सुधीर का क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे सिर्फ कंटिन्यूअस फंक्शन को ही हम क्यों मतलब इंक्लूड कर रहे हैं, ऐसा ही है ना सुधीर। अच्छा, तो क्या सवाल है आपका।
ओके, हम डेल्टा फंक्शन क्यों यूज कर रहे हैं? देखो, डेल्टा फंक्शन का यूज हम क्यों कर रहे हैं ना, जब आपके पास एक इम्पल्सिव फोर्स, मतलब जी जहां पे आप उस पर्टिकुलर फोर्स को आप एक, आपके पास जो टाइम रेंज रहेगा, है ना, या एरिया का जो रेंज रहेगा, वो रेंज आपके पास बहुत कम होगा, लेकिन फोर्स का वैल्यू या फिर किसी भी चीजों का, जैसे कि हम लोग अभी शुरुआत में ही बोले कि चार्ज डेंसिटी, दैट विल बी वेरी मच ऑफ हाई वैल्यू। सो रिजल्टेंट क्या मिलेगा आपको? क्लियर है? जब बेसिकली डिराक डेल्टा फंक्शन का इंक्लूजन हमारे कोर्स में कब से हुआ ना, जब हम एक स्पाइक फंक्शन के बारे में डील करना चाहें, मतलब इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्सिव फोर्स के लिए ये पर्टिकुलर फंक्शन का यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। मतलब इंस्टेंट आपके पास, जैसे कि जब हम देखते हैं कि बिजली कड़कता है, तो आप वो उसको बस देख ही पाते हैं, आप उसको मेजर नहीं कर पाते हैं, है ना। सो इन दैट सेंस हम क्या बोल सकते हैं कि इतना हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज और हाई अमाउंट ऑफ करंट सडनली हमारे अर्थ पे आके इंसिडेंट हुआ और गायब हो गया, है ना। तो हम चाहते हैं कि अगर ऐसा कुछ फंक्शन हमारे पास मिले जो कि एट वेरी इंस्टेंट एग्जिस्ट करे, एट वेरी इंस्टेंट एग्जिस्ट करे, तो व्हाट विल बी दैट पर्टिकुलर वैल्यू, और सर आवाज कट रहा है। व्हाट विल बी दैट वैल्यू when it is multiplied or added with some other functions. Clear है सुधीर? ओके, आवाज आ रहा है आप लोगों को? आवाज आ रहा है आप लोगों को अभी? यस सर। आवाज आ रहा है आप लोगों को? जी सर। ओके, शायद किसी कारण से
नेटवर्क का इशू हो गया था। ओके, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सुधीर, क्लियर हुआ आपका डाउट जो था? क्योंकि मुझे दिखा नहीं कि आपका कुछ मैसेज आया कि क्या है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अ, तो इसके साथ एक चीज हम लोग और भी देखे कि मतलब जैसा कि सुधीर का जो सवाल था, उस सवाल को मैं एक दूसरे सेंस में भी लिया था कि अगर हम एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में डील करें तो क्या होगा ना। देखो, अगर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को अगर हम डील करते हैं, हमारे ये जो गिवन फंक्शन, कोई सा भी फंक्शन अगर दिया जाता है, तो व्हाट विल हैपन। अच्छा, शायद आप लोगों को स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा। हाँ, स्क्रीन दिख रहा है आप लोग? Yes, sir. हाँ, तो थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो रहा है, शायद इसी कारण से लैपटॉप से बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। आप लोग थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ, बताइएंगे, आवाज आ रहा है आप लोगों को? जी सर, रिपीट हो रहा है वॉइस। हाँ, अब नहीं हो रहा होगा, मोबाइल से था इसलिए। ठीक, तो स्क्रीन भी शेयर करता हूँ। ठीक, तो देखो, जो चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा था अभी कि अगर हम एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को भी अगर हम चूज करते हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा ना। डिसकंटिन्यूअस केस में दिक्कत ये हो जाएगा कि आप एंटायर, आपका जो फंक्शन है उस फंक्शन को आप चूज नहीं कर पाओगे डेल्टा फंक्शन के साथ। कैसे ना, चूंकि डेल्टा फंक्शन आपका एक खुद ही एक स्पाइक फंक्शन है, मतलब ये एक ऑलरेडी आप
इम्प्रॉपर फंक्शन मतलब डिसकंटिन्यूअस टाइप इसका नेचर है ना, बस इसी जगह में ही एग्जिस्ट करता है, बाकी कहीं पे नहीं। लेकिन जब हम कोई डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को डील करते हैं, उसके केस में क्या हो जाता है ना, सपोज कोई फंक्शन इस पर्टिकुलर जगह में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। नीचे कहीं पे एग्जिस्ट कर सर लैग हो रहा है साउंड आपका। रहा है, तो अल्टीमेटली आप वो मतलब पॉसिबिलिटी ऐसा है कि आप होस्ट फंक्शन के साथ इंक्लूड करा रहे हैं rather than the फंक्शन। जैसे कि हम बहुत सारे फंक्शन ऐसे देखते हैं कि फंक्शन ठीक है कहीं पे कुछ इस प्रकार का दिख रहा है, इसके बाद फिर ये यहाँ पे ऐसा दिखेगा, कंटिन्यूअस नेचर का होगा, तो उस केस में अच्छा लैग हो रहा है। अब आ गया स्क्रीन पे, अभी आवाज क्लियर आ रहा है आप लोगों को? यस सर आगे। ओके, आ गया, ठीक, चलो। तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में जब आप डेल्टा फंक्शन का जब हम मतलब अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो हम तो हमारे पास दिक्कत ये हो जाता है कि हम एंटायर फंक्शन को यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वी कैन नॉट इंक्लूड वी कैन नॉट इंक्लूड द एंटायर फंक्शन, ठीक है। तो इसी कारण से हम डेल्टा फंक्शन के करस्पॉन्डिंग जो भी फंक्शन हम एफ एक्स लिखते हैं, वो एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होना चाहिए। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बस दो चार लाइन बोल के मैं आज खत्म करूंगा, शायद आज बार बार वॉइस लैग हो, अभी लैग हो रहा है क्या वॉइस? नहीं सही आ रहा है अभी। ओके, ठीक, अभी सही आ रहा है। तो तो आपको क्या मिला ना, एकदम हम फिर से एक बार उसी इंटीग्रल को हम लिखेंगे एक बार फिर से कि माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट इस पर्टिकुलर रेंज में एफ एक्स डेल एक्स डी एक्स एंड दिस इज गिवन बाय एफ ऑफ जीरो, ठीक है, ऐसा आपको दिख रहा है। अच्छा, लेकिन अगर मान लो कि हमारा ये जो कंडीशन जो चीज हम आप लोग जो जो यहाँ पे अभी हम लोग लिखे हैं, यहाँ पे आपको क्या दिखा कि एफ ऑफ जीरो, ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो ग्राफ हम बनाए थे डेल्टा फंक्शन का, वो कैसा ग्राफ था ना, दैट एट एक्स इक्वल टू जीरो, ये आपका इम्पल्स फंक्शन था, है ना, ये आपका डेल्टा फंक्शन ऐसा था। अब मान लो कि आपका जो ओरिजिन ऑफ द डेल्टा फंक्शन जो ओरिजिन है, ये ओरिजिन एक्स इक्वल टू जीरो पे नहीं, ओरिजिन इज शिफ्ट, ओरिजिन को शिफ्ट किया गया है, ओरिजिन इज शिफ्टेड, ठीक है, ओरिजिन को मैं शिफ्ट किया हूँ कहाँ पे, एट सम एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पे, ठीक है, ओरिजिन को मैं एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पे शिफ्ट किया। तो ओरिजिन को अगर मैं एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पे शिफ्ट करूंगा, तो आपका जो डायग्राम है मतलब जो डेल्टा फंक्शन है, वो डेल्टा फंक्शन में क्या चेंज हो जाएगा, कोई बता सकता है मुझे? अब पहले आपका इनिशियली आपके पास ये डायग्राम कुछ इस प्रकार का था, है ना, यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो पे, अब बोला जा रहा है कि एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पे आपका ओरिजिन है, ठीक है, एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पे आपका ओरिजिन है, ठीक। तो अगर एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पे अगर इसका ओरिजिन है, तो ऑब्वियसली जो आपका डेल्टा फंक्शन है, दैट डेल्टा फंक्शन विल बी वैलिड फॉर एक नॉन जीरो वैल्यू कब देगा, जब एक्स का वैल्यू ए होगा। आ रहा है समझ में? इम्पल्स फंक्शन है, आपको आपके पास अभी तक जो जो सब चीजें हम डील कर रहे थे, वहां पे बोला जा रहा था कि ओरिजिन आपका, सॉरी हाँ, ओरिजिन आपका एक्स इक्वल टू जीरो पॉइंट पे है। लेकिन जब ओरिजिन अगर एक्स इक्वल टू जीरो पे ना होके एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पे अगर शिफ्ट किया जाता है
ऐसे प्रॉब्लम्स हमको बहुत सारे मिलते हैं जहां पे आपका ओरिजिन एक्स इक्वल टू जीरो पे नहीं, सम कोई से वैल्यू में आपको दिया जाता है। ठीक है, तो इस केस में आपके पास ये जो इंटीग्रल मिला है, ये इंटीग्रल का वैल्यू क्या हो जाएगा ना, ये इंटीग्रल का वैल्यू भी डेल्टा फंक्शन के ऊपर ही डिपेंड करेगा, डेल्टा डिपेंडेंसी रहेगा। और वो डेल्टा डिपेंडेंस किस प्रकार का होगा, तो चूंकि ओरिजिन आपका एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पे है, तो डेल्टा फंक्शन का वैल्यू एक नॉन जीरो वैल्यू कब मिलेगा, जब एक्स इक्वल टू ए होगा। ठीक है, सो एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए will provide a non-zero value, will provide a non-zero value of delta x। ठीक है, x इक्वल टू ए पॉइंट ऐसा होगा जो कि आपको क्या करेगा, एक नॉन जीरो वैल्यू प्रोवाइड करेगा। सो द एंटायर जो पूरा रीजन में, मतलब माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, इस रेंज में एफ एक्स एट डेल्टा एक्स माइनस ए हो जाएगा, तब आपका ये पूरा इंटीग्रल कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, एंड दैट विल बी गिवन बाय एफ ऑफ ए। क्लियर है सबको? अगर आपका ओरिजिन शिफ्ट हो जाता है किसी भी दूसरे पॉइंट पे, तो आपका जो इंटीग्रल का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, वो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। इसके साथ पहले वाले का क्या सिमिलरिटी है ना, अगर आप ए इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो आपका ये पूरा इंटीग्रल एफ एक्स डेल्टा एक्स डी एक्स दिस विल बी गिवन बाय एफ ऑफ जीरो। यही तो हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे, एफ ऑफ जीरो ही मिल रहा था जब आप एफ एक्स डेल्टा एक्स को पढ़ रहे थे। लेकिन अगर आपके पास ओरिजिन अगर शिफ्ट हो जाता है, कहाँ पे शिफ्ट होता है, एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स इक्वल टू ए पे अगर शिफ्ट होता है, तो आपका पूरा जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में चेंज क्या हो जाएगा ना, वो स्ट्रक्चर में चेंज डेल्टा फंक्शन ऑफ एक्स माइनस ए हो जाएगा। एक्स माइनस ए क्यों लिखा जा रहा है ना, एक्स माइनस ए इसलिए लिखा जा रहा है कि जब एक्स का वैल्यू ए के बराबर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा जीरो। मतलब एक्स इक्वल टू ए का मतलब ये हो जाता है कि दिस विल प्रोवाइड डेल्टा जीरो, और डेल्टा जीरो दैट विल प्रोवाइड अ नॉन जीरो वैल्यू, एक नॉन जीरो वैल्यू देगा। नॉन जीरो वैल्यू देने का मतलब यहाँ पे आपको फिर से एक स्पाइक मिलेगा, मतलब एक इम्पल्स मिलेगा कि हाँ ये पर्टिकुलर जगह ऐसा है जहां पे आपको वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, तो अगर ए इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू ए पॉइंट अगर ऐसा होता है, तो आपका पूरा फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा कि वो उस पर्टिकुलर जगह में, मतलब जहां पे डेल्टा फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है उसी जगह में फंक्शन का जो वैल्यू मिलेगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ योर इंटीग्रल। क्लियर है सबको? क्लियर है? यस सर। ठीक, ठीक। तो ये जो आपका जो आपका अभी हम लोग देखे कि जब शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब ओरिजिन का जो लोकेशन है वो एक्सिकल टू जीरो ना होकर एक्सिकल टू सम ए पॉइंट पे है, तो इसका एक्चुअल में अगर हम एक कंक्लूजिंग लाइन अगर हम लिखें, मतलब ये एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन, अगर आपके पास कोई फंक्शन ऐसा दिया गया है एफ एक्स, ठीक है, और उसको आप क्या कर रहे हैं, सॉरी ये वाला, और इस फंक्शन को जब आप डेल्टा एक्स माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और उस पूरे फंक्शन मतलब जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का जब आप इंटीग्रेट करोगे, इस पूरे प्रोडक्ट का जब इंटीग्रेशन होगा, सो दैट विल रिजल्ट द वैल्यू, दैट विल रिजल्ट द वैल्यू, क्या हो जाएगा वो वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू कहाँ पे ना, ये जो एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पे। ठीक है, ये इसका अल्टीमेट एक मतलब आप कंक्लूसिव लाइन बोल सकते हैं। ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज इक्विवेलेंट टू दिस वन। देखो यहाँ पे ये बात भी है कि आपका ये केस में एक्स इक्वल टू जीरो आपका क्या था, ओरिजिन था, और यहाँ पे क्या है, एक्स इक्वल टू ए आपका ओरिजिन है। बोथ द केसेस आर इक्विवेलेंट, केस आपका इक्विवेलेंट है। अगर मैं इसी चीज को इसके टर्म्स में लिखूं तो कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूं, एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स माइनस जीरो डी एक्स, एंड दिस इज गिवन बाय एफ ऑफ जीरो। तो देखो अब ये वाला जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन अभी मैं लिखा, ये दोनों देखो आइडेंटिकल है फॉर ए इक्वल टू जीरो। ठीक है,
तो अगर आपके पास ऐसा रीजन है माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, आवाज आ रहा है आप लोगों को? यस सर। ओके, सो अगर आपके पास ऐसा रीजन दिया गया है माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, इस प्रकार का अगर आपके पास रीजन दिया गया है, तब आपको फंक्शन का वैल्यू कुछ इस प्रकार से मिल रहा है ना। देयर आर सर्टेन केसेस, मतलब ऐसा भी कुछ आपके पास केस मिलता है जहां पे आपके लिए जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है, वो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को हम कुछ जैसे माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट लिखा गया है, उस चीजों को थोड़ा सा हम चेंज करके लिख सकते हैं। किस प्रकार से? सम ए माइनस अल्फा, सम ए प्लस बीटा, डेल्टा फंक्शन एट एक्स माइनस ए dx एंड दिस इज गिवन बाय 1, जो कि आपका डिराक डेल्टा फंक्शन का आप जो दूसरा प्रॉपर्टी पढ़े हैं बिल्कुल उसी प्रकार का है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये जो a माइनस अल्फा ए प्लस बीटा ना, ऐसा कुछ स्पेसिफाइड मतलब अलग से कुछ मीनिंग नहीं है। इसका मीनिंग आप सिंपली ऐसा बोल सकते हैं, जैसे कि पहले वाले केस में माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, जब ये चीजें जो आपका पूरा रीजन को जो कवर कर रहा है, एंटायर रीजन को जो कवर कर रहा है, ये रीजन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट है। सिमिलरली जब आपके पास कुछ इस प्रकार का होगा ए माइनस अल्फा और ए प्लस बीटा, दैट मीन्स दिस विल ऑल्सो कवर द एंटायर रीजन। क्लियर है? ये आपका पूरा उस डोमेन और उस रीजन को ही इंक्लूड करेगा जिस रीजन में आपको डेल्टा फंक्शन का वैल्यू आपको निकालना है और डेल्टा फंक्शन का यूज आपको करना है। ठीक, तो मुझे लग रहा है कि आज शायद बार बार ये डिस्टर्ब कर रहा है, तो अम, मैं आप लोगों को कल कल मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, मैं परसों आप लोगों का क्लास लूंगा। इसके आगे जो टॉपिक है, मतलब इसी को ही लेके हम आगे बढ़ेंगे। इसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज को हमको स्टडी करना है, जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी है। आज जो जो चीज़ हम पढ़े हैं, इन चीज़ों का थोड़ा सा एप्लीकेशन हमको अगले क्लास में करना है। और कल की क्लास, सॉरी मतलब जो नेक्स्ट क्लास में जो चीज़ हम पढ़ेंगे, दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज जब हम पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज का ही आपको यूज करना है किसी भी मैथमेटिकल फंक्शन को, आपको जब आप सॉल्यूशन करना चाहेंगे तब। ठीक है, किसी को कोई डाउट है अभी तक का जो भी पढ़ाया गया है इसमें, तो पूछ लीजिए। कुछ डाउट है आप लोगों को?